नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसे निश्चयवाद या पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास होता है। ये डिटर्मिनिज्म ये बताता है, या पर्यावरणीय डिटर्मिनिज्म ये बताता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, पर्यावरण ही सर्वशक्तिमान है, प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वशक्तिमान हैं। मानवीय क्रियाकलाप को पूर्णतया ये प्राकृतिक शक्तियाँ नियंत्रित करती हैं। इन शक्तियों के सामने मानव तुच्छ है, महत्वहीन है एवं निष्क्रिय है। इस प्रकार की विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। विश्व में जो विभिन्न भागों में मानवीय व्यवहार में जो अंतर पाया जाता है, उसका प्रमुख आधार है पर्यावरणीय कारक। उसके अनुसार ही वहाँ पर अंतर पाया जाता है। जैसे इस विचारधारा वाले ये बताते हैं कि जायरे बेसिन के पिग्मी, कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के एस्किमो, मध्य एशिया के किर्गिज, जो लोगों का जीवन है एक दूसरे से जो बिल्कुल भिन्न है, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित है। ये चीज़ बता रहा है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब भूगोल में इसकी बात की जाए तो यह विचारधारा इतिहास के प्रारंभिक काल से भी चली आ रही है कि प्रकृति का मानव पर नियंत्रण होता है। धीरे धीरे इसमें हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, थ्यूसिडाइडस, हेरोडोटस ये लोग थे जो इन्होंने सर्वप्रथम इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब जैसे हिप्पोक्रेटस की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि वायु, जल तथा स्थानों का वर्णन एशियाई लोगों को यूरोपीय लोगों की अपेक्षा अधिक अनुकूल भौतिक पर्यावरण प्राप्त होता है। उन्होंने पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों पर रहने वाले लंबे, वीर तथा भाले लोगों की तुलना शुष्क क्षेत्र में रहने वाले पतले व बलवान लोगों से की है। इसी प्रकार अरस्तु ने भी बताया कि यूरोप के शीत प्रदेशों के निवासी साहसी तथा वीर होते, परंतु उनमें विचारों तथा प्रौद्योगिकी की कमी होती है। वे राजनीतिक संगठन में अकुशल होते हैं। इसके विपरीत एशिया के निवासी विचारवान होते हैं, दक्ष होते हैं, परंतु उनमें साहस की कमी होती है। इसी कारण से उनमें दासता उनकी नियति तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेबो ने कहा कि ढाल, उच्चावच, जलवायु आदि सभी ईश्वर की देन है। ये सभी मनुष्य की जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। अब मॉन्टेस्क्यू ने या अरब के विद्वानों ने भी इसमें, जैसे अल मसूदी थे, उनका विश्वास था कि अधिक जल वाले प्रदेशों के निवासी अधिक प्रसन्न रहते हैं। इसके विपरीत शुष्क प्रदेशों के निवासी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। तो ये प्रकृति को हावी मान रहे थे। यहाँ प्रकृति मनुष्य पे हावी थी। अब यह धीरे धीरे पर्यावरण नियतिवाद की विचारधारा ग्रीक, रोमन तथा अरब विद्वानों से विरासत में भूगोल को मिली है। ये यहाँ से आगे बढ़ती जा रही 19वीं, 18वीं या 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में भी पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा अधिक प्रबल रही। इसमें जैसे कांट है, हम्बोल्ट है, रीटर है,
डार्विन हैं, इन लोगों का भी झुकाव पर्यावरण निश्चयवाद की तरफ अधिक रहा। जैसे कांट बताते हैं, कांट ने कहा कि न्यू इंग्लैंड के निवासियों की आंखें आधी बंद रहती है, वो बिना अपना सिर पीछे झुकाए अधिक दूरी तक देख नहीं पाते। इसका मुख्य कारण यहाँ असंख्य मक्खियाँ होना है जो उनकी आंखों पर उड़ती रहती, जिसके कारण ये आंखें हमेशा आधी बंद रखते हैं। अब हम्बोल्ट मुख्य रूप से पर्यावरण निश्चयवाद के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। उन्होंने भी अपनी कॉस्मोस बुक में इस पर्यावरण को सबसे प्रमुखता से रखा। रीटर भी पर्यावरण के तत्व मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभाव ही नहीं डालते बल्कि मानवीय चरित्र को भी प्रभावित करे, ये उन्होंने लिखा यूरोपी ऑफ द गर्नाल्डे में। अब इसके बाद में इस परिकल्पना को और प्रोत्साहित करने का काम किया चार्ल्स डार्विन ने, जो जीवों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक लिखी थी 1859 में, जिसमें उन्होंने ये माना कि जीवों की उत्पत्ति पर्यावरण से प्रभावित होती है, जिससे और बल मिल गया। इसके बाद में रेडजेल थे। अब रेडजेल को ही सही अर्थों में निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक में पर्यावरण निश्चयवाद के उदाहरणों विचारों को प्रमुखता से प्रसारित किया था। उनके अनुसार समान दिशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। इस कथन से ही उस समय पूरे विश्व में इस विचारधारा को बल मिला। अब उसके बाद में उनकी शिष्या थी कुमारी एलन सैम्पल। उन्होंने पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थन में अपनी बुक्स लिखी, भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं कि वो मनुष्य की संतान है, उसकी धूल का कण है, किंतु यह भी है कि पृथ्वी ने उसे मातृत्व दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कार्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को दिशा दी है, उसके सामने कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं, जिससे उसके शरीर को बल मिला और उसकी बुद्धि तेज हुई, उसे नौ संचालन अथवा सिंचाई की समस्या दी है, साथ ही साथ इन समस्याओं का हल भी बताया। इस प्रकार से ये पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक थे। अब इसके बाद में हंटिंगटन, जो अमेरिकी भूगोलवेता थे, उन्होंने भी इसका पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि सभ्यताओं के विकास में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। यदि जलवायु अनुकूल नहीं होता है तो सभ्यताएं विकसित नहीं हो सकती। अब इन विचारधाराओं का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे आलोचना होनी शुरू हुई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कई देशों ने एक पक्षी जो दृष्टिकोण था इसके विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। इन लोगों ने कहा कि यह विचारधारा मनुष्य के प्रकृति की उपज है या पर्यावरण की उपज है, कठपुतली है, ये सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु यह भी सत्य है कि वह अपने क्रियाकलाप से पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ मानव की पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ये ताथम के अनुसार उन्होंने बताया कि यद्यपि पर्यावरण निश्चित रूप से मनुष्य को प्रभावित करता है, मनुष्य पलटकर पर्यावरण में परिवर्तन करता है और यह अंतरक्रिया इतनी जटिल है कि ये जानना कठिन हो जाता है कि कब एक प्रभाव समाप्त होता है और कब दूसरा आरंभ होता है। इसके बाद में स्पेट
ये भी पर्यावरण के जो कट्टर समर्थक थे उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है, बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार इस विचारधारा को धीरे धीरे कमी आती गई इसमें। अब इससे अगले वाला है अपन संभववाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।